चलिए जानते हैं भारत के हर जिले, हर शहर, हर गांव और हर क्षेत्र की फटाफट ताजा खबरें सिर्फ 10 मिनट में, वो भी सबसे तेज। केंद्र सरकार ने 2025 में महिलाओं और किसानों के लिए कई नई पहलें लागू कर दी हैं। दाल उत्पादन बढ़ाने के लिए 2025-26 से 2030-31 तक चलने वाला दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया है, जिसके लिए करीब 11,440 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तुअर, उड़द और मसूर जैसी दालों के उत्पादन को तेज करने के लिए किसानों को मुफ्त बीज किट, प्रमाणित बीज और 4 साल तक एमएसपी पर 100% खरीद की सुविधा दी जाएगी। मिशन का लक्ष्य दाल उत्पादन को 350 लाख टन तक पहुंचाना है। भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरूहा ने अभिनेता गायक खेसारी लाल यादव को लेकर कहा है, इसकी खेसारी लाल यादव की एक आदत है, सभा में गाली देगा और फोन करके माफी मांग लेगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई बाजार में गाली दे रहा है तो उसे बाजार में ही जूता मारो। खेसारी बिहार विधानसभा चुनाव में हार गए हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिल्ली में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक भरोसेमंद ऑर्केस्ट्रा जैसा था, जिसमें हर म्यूजिशियन ने सटीक तरह से अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, इस तरह हम सिर्फ 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर सके और 80 घंटों में यह सुनिश्चित कर सकें कि लड़ाई खत्म हो। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर मतदाता एनसीपी के सभी 18 उम्मीदवारों को जीत दिलाते हैं तो वह फंड की कोई कमी नहीं होने देंगे, लेकिन उम्मीदवारों को नकारने पर वह फंड जारी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, आपके पास वोट है, मेरे पास फंड, आप इनकार करेंगे तो मैं भी करूंगा। द्विपक्षीय वार्ता में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने G20 की मेजबानी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मजाक किया। उन्होंने हंसते हुए कहा, भारत अगर पहले बता देता कि यह काम इतना मुश्किल है तो शायद हम भाग जाते। उनकी बात सुनकर प्रधानमंत्री मोदी भी हंस पड़े। G20 अध्यक्षता में भारत के समर्थन पर रामाफोसा ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। दोस्तों, सभी लोग एक साथ मिलकर लाइक बटन को दबा दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। पीएम ने कहा, देश को गौरवान्वित करने के लिए हमारी भारतीय महिला कबड्डी टीम को बधाई। आपने अद्भुत साहस, कौशल और समर्पण का परिचय दिया है। भारतीय टीम ने लगातार दूसरी बार कबड्डी विश्व कप का खिताब जीता है। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों को 50% क्षमता पर साइट पर और बाकी को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है। घोषणा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप्जीन के तहत हुई, जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है। सोमवार को दिल्ली में AQI 350 से ऊपर रहा। नूरुद्दीन ने कहा कि वीजा और सीधी उड़ानों से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर लिया गया है, जिससे व्यापारियों और यात्रियों की सुगम आवाजाही का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि चाबहार लिंक, जमीनी मार्गों और हवाई गलियारे पर बातचीत आगे बढ़ रही है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नारायण यादव को बिहार विधानसभा का प्रो टाइम स्पीकर नियुक्त किया गया है। सोमवार को प्रदेश के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें शपथ दिलाई और अब वे नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। 74 वर्षीय नरेंद्र नारायण 8वीं बार विधायक चुने गए हैं और इस बार उन्होंने आलमनगर से जीत हासिल की है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार में गृह मंत्रालय बीजेपी के कोटे में जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अभी गृह विभाग छीना गया है, बीजेपी बहुत जल्द नीतीश कुमार से सीएम की कुर्सी भी छीनेगी। बिहार में लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि जनता को सोचना है, मोदी राज चलेगा या जनता का राज। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होने वाले ध्वजारोहण समारोह के लिए सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य बनाई गई है। करीब 6,970 सुरक्षाकर्मी, ATS NSG टीम, एंटी ड्रोन सिस्टम, स्नाइपर और साइबर यूनिट तैनात हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंदिर परिसर, VIP रूट और भीड़ नियंत्रण के लिए कड़ा सुरक्षा घेरा लागू किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और इजरायल अपने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को 2 चरणों में लागू करने पर विचार कर रहे हैं, ताकि दोनों देशों के व्यापारियों को जल्दी लाभ मिल सके। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि दोनों देशों ने औपचारिक बातचीत शुरू करने के लिए जरूरी नियमों पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का शेख हसीना के प्रत्यर्पण का तीसरा अनुरोध भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती बना हुआ है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के बाद ये मांग बढ़ी है। भारत के लिए ये मामला द्विपक्षीय संधि और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत जटिल है, जो क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। दिल्ली ब्लास्ट पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। लाल किले पर हुए हमले में 15 लोगों की जान गई और 20 से ज्यादा घायल हुए थे। ओवैसी ने कहा, जो मुल्क का दुश्मन वो हमारा भी दुश्मन। उन्होंने आतंकी साजिश की निंदा की और कहा कि मुसलमान हमेशा हिंदुस्तानी बनकर रहेंगे और जमहूरियत के दायरे में लड़ेंगे।
बिहार में सीएम नीतीश ने वृद्धा पेंशन योजना पर सख्ती दिखाई है। अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि हर महीने की 10 तारीख तक बुजुर्गों के खाते में पेंशन पहुंचे, देरी होने पर कार्रवाई होगी। वर्तमान में 1 करोड़ 13 लाख लाभार्थियों को 1100 रुपए मिल रहे हैं। सत्यापन के कारण बंद हुई पेंशन दोबारा शुरू करने पर भी काम चल रहा है। अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर ध्वजारोहण पर सियासत गर्मा गई है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि न्योता मिला तो सारा काम धाम छोड़कर नंगे पैर जाऊंगा। उन्होंने भाजपा पर रामराज की मान्यताओं को बिगाड़ने का आरोप लगाया। सपा सांसद जितेंद्र दोहरे ने पीएम के धार्मिक कार्यक्रम में जाने पर सवाल उठाया। भाजपा प्रवक्ता एसएन सिंह ने सपा नेताओं पर अनर्गल प्रलाप करने का आरोप लगाया। यूएई विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूएई भारत के साथ एकजुटता व्यक्त करता है और दुबई एयर शो के दौरान विमान दुर्घटना पर संवेदना प्रकट करता है। इस दुर्घटना में भारतीय वायुसेना के एक पायलट की मृत्यु हो गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। योगी सरकार ने यूपी एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए ऑटो रिक्शा पर चरणबद्ध प्रतिबंध लागू किया है। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में डीजल ऑटो पूरी तरह बैन, जबकि बागपत में 31 दिसंबर 2025 तक प्रतिबंध लागू होगा। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली में 2026 तक ऑटो हटाए जाएंगे। सरकार के अनुसार इससे वायु गुणवत्ता में बड़ा सुधार होगा।